Good morning, all of you. Welcome again. Yes, today a new theme is going to start. That's Industrial Revolution. After 17th century onwards, 17वीं शताब्दी के बाद, 17th सेंचुरी के बाद जो पीरियड आया, पर्टिकुलरली इन ब्रिटेन इसके लिए पायोनियर माना जाता है. इट इज कॉल्ड ब्रिटेन. इंग्लैंड इज द पायोनियर कंट्री ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. यस, तो इसमें 17th सेंचुरी के बाद का पीरियड है और आज हम लेंगे इंट्रोडक्शन, परिचय लेंगे. इसमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशल इकोनॉमी, इन दो चीजों को हम इंक्लूड करेंगे और इसके साथ साथ परिचय, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, कौन सा कंट्री था, क्या रीजंस थे, क्या प्रॉब्लम्स, क्या डिफिकल्टीज इंग्लैंड के सामने आई. पायोनियर तो बना, लेकिन पायोनियर के साथ साथ बहुत सी डिफिकल्टीज, बहुत से प्रॉब्लम्स इंग्लैंड के सामने इंग्लैंड को फेस करना पड़े. particularly employment of the children, different laws, different things. तो आज हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन. ओके, यस, इंट्रोडक्शन आप सुनेंगे. इसमें दिस सेक्शन मीन्स ये जो सेक्शन है आपका, मतलब थीम नंबर 9, इसमें this section throws light on some of the phenomena that contributed significantly to the making of our modern world. आधुनिक दुनिया को बनाने में, उसको फ्रेम करने में, उसका मेकअप करने में 17th सेंचुरी का रोल इम्पोर्टेंट रहा. 17th सेंचुरी से आगे का जो पीरियड है वो एक इम्पोर्टेंट रोल है आधुनिक, पूरे वर्ल्ड को आधुनिक बनाने, नया बनाने के अंदर. Significantly, two major developments. Significantly, two major developments in world history. पूरे वर्ल्ड के अंदर दो बड़े डेवलपमेंट विकास क्या हुए. नंबर 1 है द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. पहला था औद्योगिक क्रांति. इंडस्ट्रियां, फैक्ट्रियां, कॉटन फैक्ट्री, जूट फैक्ट्री, डिफरेंट फैक्ट्रीज का एस्टेब्लिश होना significant. तो उसमें रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड सीरीज ऑफ पॉलिटिकल रिवोल्यूशन. नंबर 1 इंडस्ट्रियल. टू डेवलपमेंट्स क्या है. नंबर 1 है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, और नंबर 2 है पॉलिटिकल रिवोल्यूशन. इन दो रिवोल्यूशन ने आधुनिक वर्ल्ड को बनाने में, मॉडर्न वर्ल्ड को क्रिएट करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया. And a series of contributed significantly in creating a context for what has been called modernization, जिसको हम आधुनिकीकरण कहते हैं, जिसको हम मॉडर्नाइजेशन कहते हैं. इन दो चीजों ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया. नंबर 1 इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और नंबर 2 a series of political रिवोल्यूशन. मतलब पॉलिटिक्स के अंदर भी रिवोल्यूशन देखा गया, इसमें भी क्रांति आई. ये दो चीजें, दे हेल्प, इन दोनों चीजों ने हेल्प किया. दे हेल्प ट्रांसफॉर्म सब्जेक्ट इनटू सिटीजन. सब्जेक्ट प्रजा, पीपल, आप और हम लोग, जिन पर रूल किया जाता है, जिन पर शासन किया जाता है, उनको सिटीजन बनाने में इन दोनों चीजों ने, एक सभ्य नागरिक बनाने में इन दोनों चीजों ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया आधुनिक बनाने में. दिस रिवोल्यूशन, ये क्रांतियां बिगेन विद अमेरिका. कहाँ से शुरू हुई है. अमेरिकन रिवोल्यूशन, अमेरिकन क्रांति से स्टार्ट हुई थी. 1776 में से स्टार्ट हुई थी और 83 में खत्म हुई थी, है ना. पीरियड लगा सकते हैं. एंड द फ्रेंच, अमेरिकन रिवोल्यूशन एंड फ्रेंच रिवोल्यूशन, दो क्रांतियां हुई. इन दो क्रांतियों ने दुनिया को जगा दिया, एविकन कर दिया और मॉडर्निटी को जन्म दिया 17th सेंचुरी के बाद. इसके बाद हम देखेंगे ये जो फर्स्ट चैप्टर है आपका,
जो हम पढ़ रहे हैं इस फर्स्ट चैप्टर में, ये दिस सेक्शन जो है मतलब 14 चैप्टर डील्स विद द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन को डील करता है, पर्टिकुलरली ब्रिटेन की। ब्रिटेन इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ, द फर्स्ट इंडस्ट्रियल नेशन ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया का पहला कंट्री कहलाता है वर्ल्ड का, इंग्लैंड, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के क्षेत्र में। The first industrial nation of the world. In this chapter, an effort has been made to discuss as to how and under which circumstances Britain became an industrial nation. इसमें बताया गया है कि ब्रिटेन किस तरह से औद्योगिक क्रांति लेकर आया, किन परिस्थितियों में क्या क्या हालात थे, क्या कंडीशन थी, वो इसमें डिस्कस किया गया है लेसन। तो स्टार्टिंग ब्रिटेन से हुआ है क्योंकि ये पायोनियर है, ये अग्रणीय कंट्री है इंडस्ट्रियल ग्रोथ डेवलपमेंट को लेकर। फिर बाकी कंट्री ने इसको फॉलो किया है। इसके बाद हम देखेंगे कि इट शुड ऑल्सो बी केप्ट, ये बात भी हमें दिमाग में रखना चाहिए, द रोल ऑफ द स्टेट, इस स्टेट की भूमिका, and of the banks or the bank in industrialization was not the same in all the countries. Effect of the industrialization, इसका जो प्रभाव रहा ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन का, have also been discussed 14 चैप्टर में इसको देखा गया। इंडस्ट्रियल क्रांति का जो प्रभाव इंग्लैंड में पड़ा वो भी हम इसमें जानेंगे। एंड एफर्ट, और किस तरह के प्रयास किए गए to make it clear that Britain had to copy a heavy cost of industrialization, had to pay a heavy cost of industrialization in the form of the miserable condition of workers and particularly consequent epidemics, particularly of children, environmental degradation, and the consequent epidemics of cholera and ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा एंड टीबी। मतलब जब इंडस्ट्रियां लगी तो किसी भी साइंटिफिक इंप्रूवमेंट के पीछे गुड और बैड इफेक्ट दोनों ऑलमोस्ट नेक टू नेक आगे बढ़ते हैं। अगर साइंस एक ब्लेसिंग है तो दूसरी तरफ साइंस एक कर्स भी कहलाता है, ये अगर वरदान है तो ये श्राप भी कहलाता है। मतलब अच्छाई के साथ साथ बुराई भी चलती है। तो वही इंडस्ट्रियल, जब इंडस्ट्रियल फील्ड जब ब्रिटेन में इतना आगे बढ़ा ब्रिटेन, तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी देखे गए। क्या क्या देखे गए? ब्रिटेन को काफी भारी कीमत चुकाना पड़ी। इसको लेकर वर्कर्स फैक्ट्री में काम करते थे उनकी कंडीशंस को लेकर, नंबर 1। पर्टिकुलरली बच्चे जो काम करते थे इंडस्ट्रीज के अंदर, लेडीज जो काम करती थी वो। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, जब इंडस्ट्री लगी तो एनवायरमेंट, जो वातावरण था वो भी इफेक्ट हुआ, पोल्यूशन आया, ये सारी समस्याएं ब्रिटेन को झेलना पड़ी। एंड द कॉन्सिक्वेंट एपिडेमिक, जब ये सारी चीजें आई तो वहां पर एपिडेमिक भी आया, एपिडेमिक महामारी भी आई, पोल्यूशन आया तो महामारी भी आई। किस तरह की आई? कोलेरा। दूसरा है टीबी, बच्चे काम करते थे इंडस्ट्री में तो उनके लंग्स इफेक्ट हो गए। तो ये सारी चीजें ब्रिटेन में, यहाँ पर इन चीजों को इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के साथ साथ देखा गया और ये इसके साथ साथ डेवलप। अब इसके बाद आप ये डेफिनेशन से इनको आप नोट कर लें। पहली डेफिनेशन है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरी है सोशल इकोनॉमी। इन दोनों की परिभाषाएं आप नोट कर लें, मैं बोल रहा हूं आप इनको नोट कर लें। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज दैट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी इन विच इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर, कंपटीशन एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी मेनली प्ले रोल। मुख्य रूप से ये 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। स्टेट जो कंट्री होता है, स्टेट डज नॉट इंटरफियर, स्टेट किसी भी तरह का दखल, किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करता
इन द इकोनॉमिक स्फीयर इन एनी वे। इकोनॉमिक स्फीयर में, आर्थिक क्षेत्र में स्टेट का कोई दखल नहीं होता, कोई उसका हस्तक्षेप नहीं होता। ये तो कहलाती है इकोनॉमिस्ट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। दूसरी है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी, द स्टेट वेल्स कंट्रोल ओवर द इकोनॉमिक स्फीयर। इसमें स्टेट का पूरा पूरा इंटरफियरेंस होता है, पूरा पूरा दखल होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का अपोजिट है, दखल होता है। द गवर्नमेंट हैज एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ऑल मीन्स ऑफ, जितना भी उत्पादन होता है हमारे इंडस्ट्रीज में, सब पर गवर्नमेंट का एक अधिकार होता है, उसकी मोनोपोली होती है। तो यह सोशलिस्ट होता है। नेक्स्ट हम इसमें लेंगे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑफ ब्रिटेन। इसके देखिए क्या क्या फैक्टर्स रहे, इसको मैं यहाँ से लेता हूँ। ये कहता है द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन डिड नॉट बिगिन इन ऑल कंट्रीज साइमल्टेनियसली। एक पूरे वर्ल्ड के अंदर एक साथ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का जन्म नहीं हुआ, है ना। इसका लिए पायोनियर जो पहला कंट्री है वो इंग्लैंड है। फिर कहता है यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल बिगिन इन ब्रिटेन। सबसे पहले ब्रिटेन में शुरू हुआ। ड्यूरिंग द, कब हुआ? लेटर हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, 1730 के बाद, 1780 के बाद से स्टार्ट हुई। इट इज ट्रू, ये सच है कि द ट्रेड एंड इंडस्ट्री ऑफ फ्रांस, उस वक्त में जो, अगर हम कॉन्टेक्स्ट में जाएं तो फ्रांस की जो इकोनॉमी थी, वहां का जो ट्रेड, व्यापार और इंडस्ट्री, वहां का उद्योग फ्रांस का वाज मोर फ्लाउरिशिंग। वो इंग्लैंड से भी कहीं ज्यादा आगे था। ये बात आपको इतिहास में जाना होगा। ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी में फ्रांस कहीं आगे था ब्रिटेन में, ट्रेड एंड इंडस्ट्री के अंदर इंग्लैंड से आगे था। फ्रॉम पॉपुलेशन पॉइंट, अगर हम पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें फ्रांस को, तो फ्रांस का 3 times मोर थिकली पॉपुलेटेड। इंग्लैंड से 3 गुना ज्यादा पॉपुलेशन फ्रांस की थी उस वक्त में। ऑल्सो हैड बेटर, और फ्रांस के अंदर बहुत अच्छे रिसोर्सेज थे, बहुत अच्छे संसाधन थे। रॉ मटेरियल था, कच्चा माल था इंडस्ट्रीज में जो काम आता है। पावर था इसके पास। हाउएवर, फिर भी ये सब कुछ होते हुए भी द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन डिड नॉट इनिशिएट इन फ्रांस। फिर भी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फ्रांस में शुरू नहीं हुआ। इसका क्रेडिट फ्रांस को नहीं जाता, इसका क्रेडिट डायरेक्ट इंग्लैंड को जाता है। इट फर्स्ट ऑफ ऑल अकर्ड इन इंग्लैंड, है ना। ये क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में आई। फॉलो, अब उसके क्या क्या रीजन, इंग्लैंड में क्यों आई, क्या रीजन हैं इसके, वो हम जानेंगे। इनको आप नोट कर लें, शॉर्ट में बताऊंगा मैं आपको। फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसने इंग्लैंड को इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का पायोनियर बनाने में, अग्रणीय देश बनाने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। नंबर 1 है स्टेबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट थी उसका स्टेबिलिटी, उसकी स्थिरता। इसमें मैं कुछ पॉइंट पढ़ रहा हूं। फ्रॉम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इंग्लैंड वाज मोर स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल देन अदर यूरोपियन कंट्रीज। यूरोपियन कंट्रीज के मुकाबले में इंग्लैंड जो था, इंग्लैंड भी यूरोपियन है लेकिन इंग्लैंड क्यों, ये स्टेबल था, ये गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग थी। 17th सेंचुरी से ये ऑल थ्री कंपोनेंट फॉर इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड था उस वक्त इंग्लैंड। ये तीनों यूनाइटेड एक थे, एक करेंसी थी, यहाँ का सभी चीजें सिमिलर थे। 3 कंपोनेंट स्कॉटलैंड वर यूनिफाइड अंडर ए मोनार्की। ये सब के सब मोनार्की के अंदर में रूल करते थे, एक छत्र छाया थी, एक राज्य के अंदर में ये लोग काम करते थे। इसके बाद आता है देयर वाज ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जहाँ संवैधानिक मोनार्की थी इंग्लैंड में। एंड इन एटमॉस्फेयर ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड पीस प्रिवेल्ड अपॉन इन द कंट्री, और पूरे कंट्री में शांति और स्थिरता बनी हुई थी इस एक मोनार्की के, क्योंकि यहाँ पर यूनिटी थी। द किंगडम हैड कॉमन लॉज इन तीनों जगहों पर। तीनों जगह कौन कौन सी? इंग्लैंड है, वेल्स है और स्कॉटलैंड।
तीनों जगह में एक ही तरह का लॉ चलता था, एक ही तरह का कानून चलता था, एक ही तरह की करेंसी प्रिवेल करती थी और कॉमन मार्केट था, मार्केट सिस्टम सेम था, करेंसी एक थी और सिंगल। द मार्केट वॉज नॉट फ्रेगमेंटेड बाय लोकल ऑथोरिटीज, लोकल ऑथोरिटीज का कोई दखल नहीं था, इंटरफियर नहीं था मार्केट में। दे कुड नॉट लेवी टैक्सेस, ये लोकल ऑथोरिटीज टैक्स नहीं लगा सकते थे अपनी ओर से, है नहीं, ऑन गुड्स दैट पास थ्रू देयर एरियाज। नो डाउट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एनकरेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट टू लार्ज, बड़ी हद तक, बड़ी सीमा तक पॉलिटिकल इंडस्ट्रियों को बूस्ट अप करने में, उसको डेवलप करने में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का इंपॉर्टेंट रोल है, बड़ी हद तक बताता है। सेकंड पॉइंट है, तो पहला पॉइंट क्या हुआ, स्टेबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। नंबर 2 है वाइड यूज ऑफ मनी। अब ये कह रहा है कि पैसे का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होने लगा, पैसे का सर्कुलेशन लोगों के हाथों में बहुत ज्यादा आने लगा। इससे पहले क्या होता था, चीज के बदले चीज आया करती थी, जिससे हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। मैंने आपको कोई चीज दी, आपने मुझे, मतलब ऑलमोस्ट ऐसे ही हुआ करता था। अब करेंसी का सर्कुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया और करेंसी लोगों के हाथों में आने लगी, पैसा बढ़ने लगा, बैंक बैलेंस ज्यादा हो गया। अब जिसके पास जब पैसा आने लगा तो फिर पैसे को जिसने जैसा चाहा इस्तेमाल किया, उसने जहां उसको चाहा उसने उसको यूज किया। इसके बाद आता है थर्ड, ज्योग्राफिकल पोजीशन ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति क्या थी? The natural and geographical condition of England also helped significantly at bringing about the Industrial Revolution. इसने भी बड़ी हेल्प की। इंग्लैंड क्या है? आइलैंड है, एक द्वीप है, नो पार्ट ऑफ इट इज वेरी फार। और द्वीप होने का इसको क्या बेनिफिट मिला है, क्या क्रेडिट मिला है कि कहीं भी ये चाहता है अपना बंदरगाह, अपना पोर्ट बना लेता है। हर तरफ बंदरगाह है, बहुत सारे पोर्ट है यहाँ पर, जिससे व्यापार होता है, अगर हुआ करता था ब्रिटिश से। Consider the government of England had not to face any problem in constructing ports. पोर्ट्स को बनाने में किसी भी तरह की हिंड्रेंस इंग्लैंड के सामने नहीं आती थी। The merchants and the traders faced no difficulty in importing the crops. कच्चा माल को मंगवाने में, एक्सपोर्ट करने में या इंपोर्ट करने में किसी भी तरह की डिफिकल्टी मर्चेंट्स को, ट्रेडर्स को नहीं आती थी, उनके सामने नहीं आती। इसमें फिर पॉइंट नंबर 4 देखिए, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर। इंग्लैंड में चीप लेबर काफी, मतलब लेबर बहुत सस्ता था, ये भी रीजन रहा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कर्ज में। लैंड फार्मिंग। इसके बाद नंबर 5 आता है बिग टाउन्स, बड़े बड़े टाउन्स, फ्लावरिशिंग ट्रेड एंड फाइनेंस। जो बड़े टाउन थे इंग्लैंड के, वहाँ व्यापार और फाइनेंस पहले से ही एस्टेब्लिश था और अब धीरे धीरे और इस पर डिमांड ये आगे बढ़ने लगा था, इसलिए फ्लाउरिश करने लगा था। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 6, इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन। यस, इंग्लैंड का जो ट्रांसपोर्टेशन था, जो यातायात था, उसमें भी पहले से बहुत ज्यादा बूस्टअप हुआ था, बहुत ज्यादा उसमें नई चीजें ऐड हुई थी, जैसे रेलवे है, ट्रेन से, रेलवे है, मोटर से, मोटर गाड़ियां हैं और स्टीमर्स हैं, वाटरवेज, रोडवेज, रेलवेज, ये भी इन्होंने भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। इसके बाद आता है 7, एबंडेंस ऑफ सरप्लस वेल्थ। जैसे मैंने बताया, करेंसी सर्कुलेशन बहुत बढ़ चुका था, हर एक आदमी, लगभग सभी लोग ऑलमोस्ट थे, वो पैसे वाले हो चुके थे, जिससे सरप्लस वेल्थ, पैसा जो था वो हर एक के पास काफी इकट्ठा हो चुका था। वो पैसा फिर अलग अलग इंडस्ट्री में लोगों ने उसको इन्वेस्ट किया, जिससे इंडस्ट्रियां बढ़ती गई, लोगों के पास पैसा आता गया। फिर है अवेलेबिलिटी, पॉइंट नंबर 8, अवेलेबिलिटी ऑफ कोल एंड आयरन। इंग्लैंड में कोल और आयरन का लगभग काफी एबंडेंस था, बहुत ज्यादा उपलब्ध यहाँ पर था, क्या, कोयला और लोहा। यह भी रीजन था इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करने का। 9 नंबर इसमें पॉइंट नंबर ए स्ट्रॉन्ग कॉलोनियल पावर। इंग्लैंड शुरू से ही क्या रहा, कॉलोनियल पावर, शक्ति रही है कॉलोनी। इसने दुनिया में, ये दुनिया में छाया है, दुनिया में जाकर इसने अन्य कंट्रीज को, अमेरिका को, लास्ट में इंडिया को, फिर अलग अलग जगहों पर जाके इसने कॉलोनीज बनाई है। इसने अपना एक, मतलब वहां पर
हाँ, तो इंग्लैंड वॉज ए स्ट्रॉन्ग एंड ह्यूज कॉलोनियल पावर। इट हैड टू कॉलोनीज इन द नूक एंड क्रोन। दुनिया के हर कोने के अंदर इंग्लैंड की कॉलोनीज बनी हुई। इंग्लैंड कॉलोनीज बनाकर अपना माल बेचता था वहां पर जाकर हाई रेट में, जैसे इंडिया में हुआ, आपने सुना इंडिया के बारे में। had to be colony in the new material, the raw material was available in abundance as is, क्योंकि कॉलोनीज बनाने का मतलब क्या होता था दुनिया में, इसी को वहां पर जैसे इंडिया में आए तो यहाँ का जो रॉ मटेरियल, कच्चा माल था, ये अपने कंट्री पहुंचाता था। जैसे इंडिगो आता है, इंडिगो नीला जो कलर होता है, वो यहाँ खेती करवाता था यहाँ के लोगों से, इंग्लैंड वाले, ब्रिटिश वाले, और अपने कंट्री को उसको एक्सपोर्ट किया करते थे, वहां जाया करता था। इस तरह से अलग अलग कंट्रीज में जहाँ जो रॉ मटेरियल, कच्चा माल इसको मिलता था, वो वहां से इसको, फिर वहां से माल बनकर फिनिश्ड गुड्स इन कॉलोनीज में आता था, और फिर हाई रेट पर इंग्लैंड उस माल को बेचता था। इसलिए इसमें काफी अच्छा पैसा था। इसके बाद आता है फ्री एटमॉस्फेयर। यहाँ का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो फ्री एटमॉस्फेयर। यहाँ का जो वातावरण था एकदम फ्री था, स्वतंत्र था। किस तरह था? द स्पिरिट ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम है डेवलप्ड इंग्लैंड अर्लियर देन इन अदर कंट्रीज ऑफ यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, यूरोपियन महाद्वीप में इंग्लैंड के जो लोग थे, यहाँ का वातावरण पहले से स्वतंत्र हो गया। लोगों को, बहुत से लोग बिल्कुल स्वतंत्र वातावरण में सांस लेने लगे थे। पहले जैसा माहौल जो हमने पढ़ा है अब तक प्रीवियस गवर्नमेंट या मोनार्की के अंडर में जो हुआ करता था, लोगों को बोलने की, स्पीच की आज़ादी थी, काम का प्रेस की आज़ादी थी, लिखने की आज़ादी थी, कुछ आज़ादियां उनको मिल गई थी। इस तरह से फिर हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ, ये कुल कितने पॉइंट्स हुए? ये 10 पॉइंट्स हुए, है ना। ये 10 पॉइंट्स का इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इंग्लैंड को रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल कंट्री बनाने में, औद्योगिक क्रांति बनाने, औद्योगिक कंट्री बनाने, यह क्रांति लाने में, ये इंपॉर्टेंट इसमें चीजें हैं। तो ये इंट्रोडक्शन आज इसमें हमने देखा, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देख। ये आपकी बुक है मैन, इसमें भी दिया हुआ इंट्रोडक्शन, आप भी इसको अटेंड करें, इसको पढ़ें। कुछ चीजें मैं यहाँ से भी आपके लिए ले लेता हूँ। और दिस पेज ऑफ द प्रोड्यूस गुड्स एंड द मेथड। ओके, अब इसमें क्वेश्चन आता है पेज नंबर 197। ब्रिटेन, वाई ब्रिटेन? ब्रिटेन सबसे पहले पायोनियर क्यों बना, ये हम जान चुके हैं। वही चीजें इसमें है, शॉर्ट रूप में है, यहाँ डिटेल में था जो मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद ब्रिटेन वॉज द फर्स्ट कंट्री टू एक्सपीरियंस मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये हम पढ़ चुके हैं, अभी समझ चुके हैं। जिसमें इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, ये तीनों यूनिफाइड हो गए थे। इनकी एक करेंसी थी, इनका एक मार्केट था। किसी भी, मतलब इनकी करेंसी में, इनके मार्केट में और चीजों में किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं था। लोकल लोगों का, ये लोकल अथॉरिटीज का फ्री एंड फेयर एटमॉस्फेयर था यहाँ का। इसके बाद बताते हैं कि बाय देन लार्ज सेक्शन ऑफ द पीपल रिसीव देयर इनकम इन द फॉर्म ऑफ वेजेस। लोगों को अब सैलरी या मजदूरी मिलती थी, वो अब कैश मिला करती थी, नॉट इन काइंड, है ना। चीज के बदले चीज नहीं मिलती थी। और जब पैसा मिलने लगा, लोगों के पास पैसा आने लगा, तो इसने दिस गिव पीपल ए वाइडर चॉइस फॉर वेज टू स्पेंड देयर अर्निंग्स। अपनी कमाई को वो अब जहां चाहते, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वो उसको इन्वेस्ट करते, एंड एक्सपेंडेड द मार्केट फॉर द सेल ऑफ गुड्स। और उन्होंने इस तरह से जब पैसा हाथ में आया तो उन्होंने मार्केट और विस्तार कर गया, मार्केट बढ़ गया। इन द 18th सेंचुरी इंग्लैंड हैड बीन थ्रू अ मेजर इकोनॉमिक चेंज। 18th सेंचुरी में एक बड़ा इकोनॉमिक चेंज भी देखा गया इंग्लैंड में, और बाद में इसको डिस्क्राइब किया गया एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन। इंग्लैंड में 18th सेंचुरी के बाद अनेक क्रांति आई, इंडस्ट्री क्रांति है, एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन है, क्रांतियां, कई तरह की क्रांतियां आ, इसमें एक बदलाव आया, ठीक है, देखा गया।
This was the process by which the bigger landlords had bought up small farms. ये वो क्रांति थी किसानों के लिए, प्रोसेस जिसके द्वारा बड़े बड़े जो जागीरदार थे, जमींदार थे, उन्होंने छोटे छोटे फार्म्स खरीदे। कहाँ खरीदे? अपनी प्रॉपर्टी में, जहां उनकी ऑलरेडी प्रॉपर्टी है उनके बराबर, उसी से एडजॉइनिंग खरीदे। एंड एनक्लोज अ विलेज कॉमन लैंड, और उन्होंने अपनी जमीन को काफी बढ़ा लिया, एक्सपेंड कर लिया। दस क्रिएटिंग वेरी लार्ज, और उन्होंने अपने स्टेट को, अपने एरिया को पहले से ज्यादा बढ़ा लिया। एंड इंक्रीजिंग, और अपने फूड प्रोडक्शन को पहले से मल्टीप्लाई कर लिया। दिस फोर्स लैंडलेस फार्मर। और जब इन्होंने जमीनें खरीद ली, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स ने, तो बहुत सारे जिन्होंने जमीनें इनको बेच दी थी, वो किसान, वो पीजेंट क्या हो गया? लैंडलेस हो गया। तो ये लैंडलेस लैंडलेस फार्मर, जो लैंडलेस फार्मर थे, उनको उनके इस तरीके ने लैंडलेस फार्मर को मजबूर किया, है नहीं। एंड दोज हु हैड लिव्ड बाय ग्रेजिंग, और वो किसान, वो लोग जो अपने जानवरों को चरागाहों पे ले जाकर, जानवरों को जो अपने जो ग्रेजिंग एनिमल्स चरा कर अपना पेट भरते थे, वो लोग, है नहीं, लैंड टू सर्च फॉर। अब वो बेचारे, ये जो लोग थे, जब जमीनें इनकी हो गई, बड़े लोगों की, बिग लैंडलॉर्ड की, तो वो लैंडलेस किसान, है नहीं, लैंडलेस फार्मर, और ये सब चरवाहे जो होते थे, ये सब इनको फिर दूसरे कामों की तलाश के लिए इधर उधर जाना पड़ा। तो सर्च फॉर जो एल्सवेयर, मोस्ट ऑफ देम वेंट टू नियर बाई, और इनमें से अधिकांश लोग आसपास के